3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हमारे आज के चैप्टर का नाम है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, चाहे तुम्हें इस चैप्टर के बारे में आता हो, 9th में थोड़ा बहुत सीखा हो या नहीं हो। 9th में भी था ये, है ना, 4th चैप्टर था एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है, था ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बट यहाँ पे क्या ऐड हो गया, पेयर, मतलब यहाँ पे आप पेयर में पढ़ने वाले हो। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। बट पहले समझो इस चैप्टर 3 में क्या है और क्या नहीं है और किससे रिलेटेड है ये, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इट मीन्स पेयर मीन्स 2 का पेयर है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मीन्स पावर 1 है उनकी, पावर क्या है 1। इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वल टू है उसमें, इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0 या इक्वल टू का साइन होना चाहिए तभी इक्वेशन पॉसिबल है, बिना इक्वल टू के साइन के इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। इन 2 वेरिएबल मीन्स यहाँ पे 2 और वेरिएबल है, मतलब x और y हो सकते हैं, y और z हो सकते हैं, z और x हो सकते हैं, कोई भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर भी है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अगर हम बात करें कि क्या कह रहा है, 2 होने चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए, किसकी, वेरिएबल्स की। इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए और 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो इनके बेसिस पे जो इक्वेशंस बनती हैं वो किस तरीके से हैं, ऐसे समझो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या बनी है, 2 इक्वेशन बनी है, क्या बनी है, 2 इक्वेशन है। और दोनों इक्वेशन में आप सारी प्रॉपर्टीज आप चेक करो, पेयर है, लीनियर है, मतलब पावर 1 है इन दोनों में, देखो x और y की पावर क्या है 1 1 है। इक्वेशन है, बिल्कुल है इक्वेशन, है ना। 2 है वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं इन 2 इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास पहली इक्वेशन है a1x, क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सर ये a1 a2 b1 b2 क्या है, a1 b1 c1। दूसरी इक्वेशन में a2 b2 एंड c2, ये क्या चीज़ है, ये हैं नंबर्स या हम कहें कांस्टेंट, क्या है ये, कांस्टेंट्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स हैं ये, ठीक है। a2 क्या है, x का कोफिशिएंट, x से मल्टीप्लाई होके लिखा है तो x का कोफिशिएंट हुआ। b1 क्या है, y का कोफिशिएंट है, सेम a2 किसका कोफिशिएंट है, x का, b2 किसका है, y का, और c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स है। समझ आ रहा है, सही से समझ आया सभी को। अब इन इक्वेशंस के बारे में क्या पढ़ेंगे, इन इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे ग्राफ निकालना, ग्राफ पढ़ेंगे इन इक्वेशन से कि ग्राफ कैसा बनता है। दूसरा हम इन इक्वेशन से सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। समझ आ रहा है, पहला हम इनके बारे में ग्राफ पढ़ेंगे, दूसरा और क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे। और क्या है इसमें, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, इंट्रो की बात करूं, इस चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसमें एक्सरसाइज 3 है, चैप्टर 3 में कितनी एक्सरसाइज है, 3। एक है 3.1, दूसरी एक्सरसाइज 3.2 और तीसरी एक्सरसाइज है 3.3। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग उसके टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में पहली एक्सरसाइज में हमने करना है ग्राफ बनाना सीखना है। क्या बनाना सीखना है, अगर हमें ग्राफ आता है तो इट मीन्स 3.1 आ जाएगी। दूसरा, हमें बिना ग्राफ बनाए हमें बताना है उसका सॉल्यूशन कैसा है, ये सीखना है कि उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, क्या वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्या वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या वो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्या वो मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है, हम एक 3.1 पढ़ रहे हैं अभी, तो 3.1 में क्या क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 3.2 में
एक और चीज़ रह गई है इसमें 3.1 में, क्या है? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब हमें ये भी देखना है कि कंसिस्टेंसी कैसी है उसकी, इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट। और ये 3.1 खत्म। 3.1 में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब 3.2 की बात करें तो 3.2 पूरी की पूरी 3.2 एक ही मेथड पे डिपेंड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पढ़ना है। दूसरा, अगर 3.3 की बात करें तो एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ना है, ठीक है। तो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट उठाते हैं 3.1 में। तो सबसे पहले आप सीखो 3.1 में भी एक्सरसाइज क्या है 3.1। इसमें भी आपको सबसे पहले सीखना है कि ग्राफ या इक्वेशंस की कंडीशन बिना ग्राफ बनाए, कि आपको पता होना चाहिए इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बनाने से भी पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे। समझो, अगर मेरे पास दो इक्वेशन है a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा इनका रेशो, इन जो ये कॉफिशिएंट और कांस्टेंट है इनका रेशो। मैं चेक करूंगा a1 अपॉन में a2 क्या b1 अपॉन b2 के बराबर है, इसके इक्वल है। पहली कंडीशन या हम कहें केस फर्स्ट, इसी से हम डिसाइड करेंगे सारी चीज़ें। पहला a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला, ये चेक करेंगे इक्वल है या इक्वल नहीं है। सोचो ये इक्वल ना आए तो केस फर्स्ट बन गया। जब ये इक्वल नहीं आता है तो c1 c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इक्वल नहीं आ रहा तो यह बनता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या बनता है? यूनिक सॉल्यूशन बनता है। तो सर ग्राफ कैसा बनता है, इससे कैसे पता चला ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ बनता है इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट मीन्स इसका कोई ग्राफ जो बनेगा, ठीक है, तो वो दो लाइन होंगी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। दो लाइन होंगी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, इसीलिए इसका सॉल्यूशन भी कितना है? यूनिक, वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोले या वन सॉल्यूशन बोला जाए, बात एक ही है। समझ आया? यूनिक सॉल्यूशन बोलो या वन सॉल्यूशन, दोनों से मतलब एक ही है। कोई डाउट यहाँ पे? इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ये भी समझ आ गया। एक और चीज़ जो मैंने बताया था कि हम तीसरी चीज़ क्या सीखते हैं? कंसिस्टेंसी। तो जिसका सॉल्यूशन निकलता है वो कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंट। और जिसका सॉल्यूशन ना निकले वो क्या है? इनकंसिस्टेंट। अगर एक सॉल्यूशन निकले या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकले तो वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। और जिसके सॉल्यूशन ना निकले, नो सॉल्यूशन आ जाए जिस केस में, उसमें क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। तो पहला केस समझ आ गया, आपको समझ आ रहा है ये, ठीक है। हम सारे केसेस एक साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी ये समझ आया ना बच्चे? बाकी के सारे केसेस हम एक साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां पे हमने अभी केस फर्स्ट डिस्कस किया, ठीक है। क्या था? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 क्या था? नॉट इक्वल था, है ना। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ जो बना था वो क्या बना था? अगर ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ क्या आया था? इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, यस और नो। और ग्राफ कैसा दिख रहा था उसका? कि दो लाइन थी और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, यही थी। जिस वजह से इसका जो सॉल्यूशन था वो कैसा आ रहा था? अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा आ रहा था बच्चे? यहाँ हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कैसा आ रहा था? यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, या वन सॉल्यूशन। समझ आ रहा है? इसके बाद हमने पढ़ा था कंसिस्टेंसी। क्या पढ़ी थी? तो कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसमें से क्या आया था? कंसिस्टेंट। क्या आया था इसमें से? कंसिस्टेंट आया था। समझ आया? अब यही हम पढ़ेंगे। कोई डाउट?
केस सेकंड, अगर केस सेकंड की बात की जाए तो क्या केस बनेगा, बता सकते हो मुझे? अगर केस सेकंड की बात की जाए तो क्या केस बनेगा बच्चे? मान के चलो a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के, ठीक है? तो c1 c2 पे भी जाएंगे, जब ये इक्वल आ गया तो c1 c2 पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो वो इक्वल ना आए, सोचो ये इक्वल आ जाए और ये इक्वल ना आए। जब ये पहले इक्वल नहीं आ रहा था तो c1 c2 के बारे में नहीं सोचना था, चाहे वो इक्वल हो सकता है या इक्वल नहीं हो सकता है। लेकिन बट अगर पहला वाला इक्वल आ जाए तो हम जाएंगे c1 c2 पे, ठीक है? तो अगर c1 c2 इक्वल ना आए, पहला इक्वल आ रहा है दूसरा इक्वल ना आए, तो ऐसे केस में बनता है क्या? पैरेलल लाइंस। क्या बनती है? पैरेलल लाइंस बनती है। पैरेलल लाइंस मतलब अगर आप ग्राफ खींचोगे तो कैसा बनेगा ग्राफ? दो लाइन बनेंगी बिल्कुल पैरेलल, वो ऐसे हॉरिजेंटल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, बट दो लाइन बिल्कुल पैरेलल बनेंगी। समझ आई बात? नो सॉल्यूशन। आप देखो ये लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे तो एक सॉल्यूशन था, ये लाइन एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो दो लाइन जिनका ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे, बट यहाँ पे तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ही नहीं, तो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट। मैंने बताया ना आपको, जब सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट और जब सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट, अगर थर्ड केस की बात की जाए तो थर्ड केस में क्या आएगा बेटा? a1 और a2 इक्वल आ रहा है b1 b2 के और c1 c2 के भी इक्वल आ जाए, तीनों इक्वल आ जाए। यही तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, और तो नहीं बन सकती ना कोई भी भाई, या तो पहला इक्वल ना है, या पहला इक्वल आ रहा है दूसरा ना है, या तीनों इक्वल आ जाए। तो ऐसे केस में क्या बनता है? ऐसे केस में बनता है कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब जो ग्राफ होगा आपका उसमें एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रखी होगी। कैसे भी लाइन आए, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, कैसे भी आए, बट एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आनी चाहिए। समझ आया? तो ऐसे केस में क्या बनता है? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में कितने सॉल्यूशन होंगे? कितने कॉमन पॉइंट आ सकते हैं इन लाइनों में? कितने कॉमन पॉइंट आएंगे? आप देखो ना, अगर मैं इसको जूम करके देखूं दोनों लाइनों के बीच में कितने कॉमन पॉइंट आएंगे? जब एक लाइन दूसरे के ऊपर है, और लाइन को कितना भी बढ़ाया जा सकता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें जो कॉमन पॉइंट है वो कितने हैं? इनफाइनाइट। तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो समझ आया? इनफाइनाइट नंबर ऑफ, है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ पे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन तो हैं, चाहे बहुत सारे हैं, बट सॉल्यूशन तो है ना, तो इसलिए ये भी क्या होगा? कंसिस्टेंट। कैसा होगा? अब एक बात बताओ, ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट, और ये इनकंसिस्टेंट है। समझ आई बात? ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों तो कंसिस्टेंट हैं, दोनों कंसिस्टेंट हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है, ये कंसिस्टेंट के साथ डिपेंडेंट लाइन्स है। कैसी लाइन है? डिपेंडेंट लाइन्स होती हैं। कैसी होती है? डिपेंडेंट। मतलब अगर इनमें दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाए कि इन दोनों में क्या कंसिस्टेंट में डिफरेंट है, तो ये दोनों कंसिस्टेंट के साथ साथ डिपेंडेंट लाइंस होती हैं, वो नहीं होती डिपेंडेंट, वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। ये दोनों ये लाइन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। कैसे डिपेंडेंट होती हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक लाइन है 2x + 3y, है ना, -1 = 0, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में, मतलब जो ये तीनों रेशियो फॉलो करें, तो एक और लाइन बनाते हैं हम, 4x + 6y - 2 = 0। अगर आप इनका रेशियो निकालो, जैसे मैंने निकाला a1/a2, क्या आएगा बेटा? 2/4 मतलब 1/2। b1/b2 क्या रेशियो आएगा? 1/2। भाई 3/6 1/2। एंड अगर मैं निकालता हूँ c1/c2, तो यहाँ पे भी आएगा 1/2, माइनस से माइनस कट गया। तीनों का रेशियो कैसा आ रहा है? तीनों का रेशियो सेम आ रहा है, तो मतलब यही कंडीशन बनी, थर्ड केस बन रहा है। अब एक और चीज़ देखो, अगर इस लाइन में से 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा? 2x + 3y - 1 = 0। तो 2 कॉमन लेने पर क्या पहले वाली लाइन जैसा नहीं बन रहा है? 2 कॉमन लेने पर जस्ट पहली लाइन बन जा रहा है ना,
तो कुछ भी कॉमन लेने पर या मल्टीप्लाई करने पर जो लाइन पहले जैसी लाइन की इक्वेशन के जैसे बन जाए तो वो क्या होगा, डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये दूसरी जो इक्वेशन है ये पहली इक्वेशन पे क्या है, डिपेंड करती है कि नहीं करती, डिपेंड। समझ आया? इसलिए इसको कंसिस्टेंट के साथ साथ क्या कहते हैं, डिपेंडेंट भी कहते हैं। कोई डाउट? समझ आ गया? अच्छा, अब हम करते हैं इस पे क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया पहला क्या करना है, ग्राफ बनाने सीखने हैं, फिर दूसरा सॉल्यूशन कितने होते हैं। ग्राफ बनाने से भी पहले आपको आंसर पता चल जाएगा कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे। समझ आया? तो क्वेश्चन करें इस पे। चलो, आपके पास दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 14, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। दो इक्वेशन है, फर्स्ट सेकेंड। हमें इसका पहले ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने से पहले भी आपको क्या क्या समझ आना चाहिए, ग्राफ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये एक्स एक्सिस होता है ना, ये एक्स डैश नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस। ये क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन ऐसे लिखते हैं, और इसका मीनिंग क्या है, ओरिजिन पे, ओरिजिन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से दोनों लाइन स्टार्ट करती है, मतलब ये 0 0 होता है, 0,0, मतलब x भी 0 होता है यहाँ पे और y भी 0 होता है। अगर मैं x को इधर बढ़ता हूँ तो पॉजिटिव पॉइंट्स 1 2 3 4, ऊपर y की तरफ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव पॉइंट्स 1 2 3 4 5, नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ऐसे एक्स वाई नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। समझ आया? ये जो इक्वेशंस है, अब इसका ग्राफ इस पे बनाना है। इसको आपको पता है, अगर मैं कोई पॉइंट बनाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं 3 और इस 4 को कनेक्ट करता हूँ, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, x पे 3 है, y पे क्या है 4, 3,4 पॉइंट बना। यस और नो? तो ऐसे आपको पॉइंट बनाने हैं और उन पॉइंटों को कनेक्ट करना है। इसमें जो x वाला पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, एब्सिसा, है ना, और जो y वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ये तो सीखा होगा आप लोगों ने, 9th क्लास में भी है। और दोनों पार्ट को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। दोनों पार्ट को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, x और y दोनों को एक साथ लिखते हैं तो क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। समझ आ रहा है? अब इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाना हम सीखेंगे। पहले ये बताओ, ये समझ आया? बोलो भाई, समझ आया ना? नहीं समझ आए तुरंत बोलो सर नहीं समझ आ रहा है, यहाँ से दोबारा समझा दो, ठीक है? और समझ आता है तो ओके, ठीक है, यस सर बोलो कि सर समझ आ गया, ठीक है। जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता है तो आपने पूछना है, ठीक है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले बनाते हैं हम टेबल। यहाँ पे बनाएंगे हम टेबल 1। आपने कम से कम 2 से 3 पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। 3 पॉइंट कब निकालने हैं या 3 से ज़्यादा पॉइंट कब निकालने हैं ये भी मैं बताऊंगा, और 2 पॉइंट कब निकालने हैं तब भी मैं बताऊंगा आपको। ये टेबल है 1 और एक टेबल बनाएंगे 2, जो किसके लिए होगा, सेकेंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो टेबल 1 में आप यहाँ पे लिखो x और यहाँ पे लिखेंगे हम y, इस तरीके से पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला आप ये याद रखना, एक बार आपने x को 0 रखना है और y को 0 रखना है, एक बार y को एक बार x को। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम पहले टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पे पहले हमने x को पुट किया 0, पुट x इक्वल्स टू 0। जब x 0 हुआ तो -y इक्वल्स टू 14, देन y की वैल्यू क्या आई बच्चे, माइनस का 14। यस और नो? तो पहला पॉइंट ये आ गया कि जब मैंने x को 0 पुट किया तो y क्या आ जाएगा, माइनस का 14। कोई डाउट? दूसरा, अगर हम यहाँ से y को 0 पुट कर देते हैं, इस बार पुट y इक्वल्स टू 0, अगर मैंने y को पुट कर दिया 0 तो x क्या आ जाएगा, x माइनस 0 14, देन x इक्वल्स टू 14, यही आएगा। तो अगर मैंने y को 0 पुट किया तो x मेरा क्या आ रहा है, 40। यस और नो? समझ आया? दूसरी इक्वेशन में अब रखेंगे हम x y,
यहाँ पे पुट करो x इक्वल्स टू 0, तो x 0 रखा तो क्या आएगा बेटा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो y की वैल्यू क्या आई 7, ये 0 पुट किया ये 7 आ गया। नाउ पुट y इक्वल्स टू 0, अब y को पुट 0 किया तो क्या आया x प्लस 0 इक्वल्स टू 7, देन x इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे 7 और ये आ गया 0। कोई डाउट, समझ आया? ये दो टेबल हैं, ये हमारा ग्राफ बनाने में हेल्प करेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था बिना ग्राफ बनाए ही हम बता सकते हैं इनका ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो कैसे बता सकते हैं, इनका रेशो निकाल के, कोफिशिएंट का रेशो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 b1 अपॉन b2, निकालोगे क्या आएगा -1 अपॉन 1। क्या इक्वल है, ये इक्वल है क्या, ये नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो कैसा ग्राफ बनता है इनका, बताओ कैसा ग्राफ बनता है? जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता तो ग्राफ कैसा बनता है? इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये आपको याद होना चाहिए, जो चीज़ें समझाई हैं आपको साथ साथ याद होनी चाहिए। तो कैसा पॉइंट, कैसा ग्राफ बनेगा? इंटरसेक्टिंग एट ए वन पॉइंट। अब ये बनाते हैं, यहाँ पे आपको क्या पॉइंट लेना है ये समझना है, ठीक है? समझ आ रहा है बच्चे? ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। अब आप देखो यहाँ पे ये वाई डैश और ये एक्स डैश, ठीक है। पॉइंट है हमारा, सबसे छोटा पॉइंट क्या है -14, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है 14। तो इतने छोटे ग्राफ पे क्या इतने बड़े बड़े पॉइंट आ सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास स्पेस कम है तो हम गैप ज़्यादा लेंगे पॉइंट्स के बीच में। तो हमने 2-2 का गैप ले सकते हैं, 3-3 का गैप ले सकते हैं, जितना मर्जी आप गैप ले सकते हो। बस उसको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपने कितने यूनिट ग्राफ के कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि 2 यूनिट हमारा 1 सेंटीमीटर के इक्वल है ग्राफ में, तो हम 2-2 का गैप ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने लिया 2, 4, 6, है ना, इस तरीके से 8 एंड कहाँ तक जाना चाहिए 14 तक। नहीं जा रहा है तो और आप गैप ले सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, समझ आ रहा है ना बच्चे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, समझ आया यहाँ तक? सेम ऊपर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, -2, -4, -6, 8, 10, 12, 14। सेम एक्स एक्सिस पे -2, -6, -4, -6, -8, -10, -12, -14, है ना। ध्यान यहीं पर रहना चाहिए ताकि कोई भी अगर तुमसे मिस्टेक होती है या हमसे मिस्टेक होती है तो आपको कम से कम ये तो रहे ना, अटेंशन का पता रहे कि आप ध्यान दे रहे हैं कि या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो इन पॉइंट को लिखना है, ये पॉइंट ऐसे लिखे जाएंगे, ठीक है। इस पे आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0, -14। तो पहला पॉइंट है हमारा 0, -14। तो इसको इस पे ग्राफ पे बनाओगे कैसे? सबसे पहले लिया करो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट। एक्स क्या है 0, तो एक्स पे गए 0, 0 यहाँ होता है। फिर -14, तो -14 पे ऊपर जाएंगे नीचे, y क्या है -14, तो नीचे जाएंगे। तो यहाँ से गए यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट आ गया पहला -14। दूसरा पॉइंट क्या है? x पे गए 14, x पे गए 14, ये आ गया पॉइंट। फिर 0 पे जाना है, तो 0 पे कहीं नहीं जाना भाई, 0 ऊपर नहीं जा सकते, नीचे यहीं पे आएगा पॉइंट। अब इन दोनों लाइनों को आप क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को आपको मिलाना है और ऐसे स्केल से मिलाना है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, और लाइन खींच देनी है और दोनों तरफ एरो लगा देना है। और चाहो तो आप इन पॉइंटों को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे ये 14,0 है और ये क्या है 0, -14 लिखोगे, जितना उतना अच्छा बेटर रहेगा। और जब आप पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ऐसे लिखा करो, ऐसे डॉट लगाया और उसको ऐसे सर्कल कर दिया, तो ये डॉट जो है ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और सर्कल हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे कोई पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। आप क्या करते हो, ज़्यादातर उस डॉट को ऐसे सर्कल कर देते हो, ये गलत तरीका है।
आप ऐसे डॉट लगाओ, उसको सर्कल करो, ठीक है। ये सर्कल बताएगा कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। और उस डॉट से ही आपको लाइन खींचनी है, तो जितना अच्छे से बनाओगे उतने आपका ग्राफ भी अच्छे से बनेगा। कोई डाउट? अब दूसरी इक्वेशन हमने बनानी है 0,7, तो x पे गए 0, फिर गए y पे 7, तो ऊपर जाएंगे, y 7 यहाँ होगा 8 और 6 के बीच में, तो ये आ गया पॉइंट 0,7। नाउ सेकंड 7,0, तो x पे जाना है 7, x पे 7 यहाँ होगा, ठीक है। तो ये हो गया 7,0। इन दोनों पॉइंट को आपने मिलाना है, ठीक है। और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पे लगभग 10 पे जा रहा है और यहाँ पे क्या जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, -4 पे, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा। तो x आ जाएगा यहाँ पे 10 और y आ जाएगा यहाँ पे -4, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपको देखना है क्या यही आ रही है या नहीं आ रही है, चेक कर सकते हो आप इस चीज़ को। मैंने ये बस अप्रॉक्सीमेट मिलाया, हो सकता है ये बीच में आए, है ना, हो सकता है यहाँ पे आए, वो हमारी इक्वेशन हमें बताएंगी कि कहाँ पे हमारा पॉइंट आ रहा है। जितना अच्छे से ग्राफ बनाओगे उतना पॉइंट अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे y आ जाएगा। अब अगर मेरा पॉइंट ये है, यहाँ पे मेरा पॉइंट ये आता है, क्या सर जो ग्राफ से एक्यूरेट सॉल्यूशन आएगा क्या? हमें तो लग रहा है कि यहाँ से जा रहा है, 10 से नहीं जा रहा है। तो उसके लिए आपको एक तरीका बताता हूँ। ये जो इक्वेशंस है ना, इनको रफ में दोनों मेथड जो मैं आपको आगे आने वाले बताने वाला हूँ, एक क्या है एलिमिनेशन मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उनसे सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा रख देना। जैसे एक इक्वेशन थी हमारी x - y = 14, एक थी x + y = 7, आपने इनको ऐड किया, y से y कैंसिल, x + x 2x, ये कितना आएगा 21, तो x की वैल्यू कितनी आई 21/2, अप्रॉक्सीमेट कितनी आएगी 1 0, तो कितना आ रहा है 10.5। तो आपको दिख भी रहा होगा ये 10.5 के अराउंड है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर हम बात करें तो y निकालने के लिए, अब जब x आ गया तो इसमें से किसी भी रख दो तो y भी आ जाएगा। कोई डाउट? समझ आ गया? इस तरीके से आपने ग्राफ बना रहा हूँ, बाकी के कल बताएंगे, ठीक है। जो ग्राफ वाले और क्वेश्चन है वो, बट अभी थोड़ी देर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इन्हें समझना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, पैरेलल, कोइंसिडेंट। तो आपको बस बताना है ग्राफ कैसा बनेगा, बनाना नहीं है अभी, बस बताना है कि ग्राफ कैसा बनेगा। अगर आप पहली इक्वेशन यहाँ से उठाते हो तो क्या बनेगी, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो अगर हम इसमें रेशो निकालें a1/a2 क्या है बेटा 5/7, एंड b1/b2 अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा -4/6, इसको काटेंगे क्या आएगा -2/3। क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल है बेटा? नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा या कैसा ग्राफ बनेगा यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग, बताओ, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। तो जब हमारा आंसर आएगा वो भी कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। समझ आ रहा है? सेम इसमें से और किसी को उठा के देख लेते हैं, जैसे इसको क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा समझना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अगर हमने निकाला a1/a2 मीन्स 9/18, सॉल्व करके क्या आएगा बेटा 1/2, यही आएगा। देन b1/b2 निकाला तो 3/6, ये भी क्या आएगा 1/2, और c1/c2 12/24, ये भी क्या आएगा 1/2। तीनों रेशो कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इक्वल आ रहे हैं तो क्या आएगा a1/a2, b1/b2, c1/c2। और जब तीनों इक्वल आते हैं तो कौन सा ग्राफ बनता है इसमें से, पॉइंट एस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट बनता है, पैरेलल बनता है या कोइंसिडेंट बनता है? क्या बनता है? कोइंसिडेंट लाइन, है ना। क्या बनता है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है। समझ आया?
इसमें आपको बताना है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, बता दोगे अब। जिसका सॉल्यूशन निकलेगा वो कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा वो, या हम कह सकते हैं सिर्फ नो सॉल्यूशन के केस में, या हम कहें पैरेलल लाइन जिसमें बन रही है ना। या मैं आपको कंडीशन लिख के दे देता हूँ, A1/A2 B1/B2 इक्वल है, बट C1/C2 इक्वल नहीं है, ठीक है। इस केस में ही आपका इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी सारे केसेस में क्या होगा, कंसिस्टेंट। और लास्ट वाला क्या है, इसमें तो क्या था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसमें भी क्या है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, बट इसमें एक और चीज़ है, अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ से सॉल्यूशन भी निकालो। तो ग्राफ पे सॉल्यूशन हम कल और डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए